हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर सीता गुर्जर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनॉप्सिस राइटिंग के स्टेप्स पर। दोस्तों, सिनॉप्सिस राइटिंग रिसर्च के हर फील्ड में बहुत ही यूज़फुल है। चाहे आप हायर एजुकेशन के लिए पीएचडी कर रहे हैं, या आप मास्टर लेवल पर डिसर्टेशन कर रहे हैं, या आप एमफिल कर रहे हैं। दोस्तों, सिनॉप्सिस या शोध प्रारूप का आशय एक ऐसी रूपरेखा से है जिसे रिसर्च वर्क को प्रारंभ करने से पहले बहुत ही सोच समझने के बाद तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिनॉप्सिस राइटिंग का पूरा ही प्रोसेस बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सिनॉप्सिस राइटिंग की सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या का चयन करना। दोस्तों, रिसर्च करने के लिए या सिनॉप्सिस लिखने के लिए रिसर्चर किसी न किसी विषय का चयन करता है। विशेष रूप से सोशल रिसर्च में रिसर्चर किसी न किसी सोशल प्रॉब्लम की स्टडी करता है। तो रिसर्चर जिस भी सोशल प्रॉब्लम में अपना इंटरेस्ट रखता है उसे रिसर्च के टाइटल के रूप में ले सकता है। दोस्तों, समाज में कई तरह की सोशल प्रॉब्लम हो सकती है जिसे रिसर्च के टाइटल के रूप में लिया जा सकता है, जैसे चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉवरी, डाइवोर्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ओल्ड एज पर्सनस की प्रॉब्लम्स, बेगरी, या कुछ रिसेंट सोशल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट, कोविड-19 का इम्पैक्ट सोसाइटी पर कैसे हो रहा है। इन सभी सोशल प्रॉब्लम में से रिसर्चर किसी भी अपने इंटरेस्ट की सोशल प्रॉब्लम पर रिसर्च कर सकता है। इसके अतिरिक्त पहले से कोई सोशल प्रॉब्लम पर स्टडी हो चुकी है तो रिसर्चर उसे भी पुनः रिसर्च के टाइटल के रूप में सेलेक्ट कर सकता है। या अगर रिसर्चर पीएचडी या पीजी लेवल पर डिसर्टेशन कर रहा है तो वो अपने गाइड से भी हेल्प ले सकता है। तो दोस्तों, रिसर्च की इस पहली स्टेप में रिसर्चर को अपने द्वारा स्टडी की जाने वाली सोशल प्रॉब्लम को डिटेल में डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर, साहित्य का पुनरावलोकन करना। दोस्तों, रिसर्च करने के लिए रिसर्चर को कई तरह का लिटरेचर स्टडी करना होता है। वह अगर आप पीजी लेवल पर अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको लगभग 5 से 10 रिव्यू लिखने होते हैं, और अगर आप मास्टर या पीएचडी लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो आपको 50 से 60 के समथिंग जो है रिव्यू लिखने होते हैं। यह रिव्यू आप किसी जर्नल, थीसिस, बुक, रिपोर्ट, न्यूज़पेपर या गवर्नमेंट के पब्लिकेशन से ले सकते हैं। यानी अगर आपके रिसर्च के टाइटल से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च आर्टिकल इन सभी में पब्लिश होता है तो आप इन सभी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए। तीसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्पेसिफाई और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, अगर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन होंगे तो ही रिसर्चर उस स्टडी पर फोकस कर सकता है। रिसर्च करने के लिए रिसर्चर को अपने सिनॉप्सिस में कुछ ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने होते हैं। दोस्तों, रिसर्च करने के लिए रिसर्चर को अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को बहुत ही स्मार्ट वे में डिज़ाइन करनी चाहिए। यानी रिसर्च करने के लिए रिसर्चर को ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्पेसिफिक तैयार करने चाहिए। यानी जो टाइटल रिसर्च का डिसाइड किया है उससे रिलेटेड ही आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होने चाहिए, यानी नापे जाने लायक होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव अटेनेबल होने चाहिए, यानी जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बनाए जा रहे हैं उन्हें टाइम पीरियड में जो भी डिसाइड किया गया है उसमें अचीव किया जा सके। साथ ही ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होने चाहिए, जो वास्तविकता पर आधारित हो, और टाइम बाउंडेड होने चाहिए। यानी रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है या रिसर्च रिपोर्ट आपको पीएचडी के दौरान 5 साल में तैयार करनी है तो एटलीस्ट आप 5 साल के अंदर अंदर उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकें। तो रिसर्चर को इन पांचों ही पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यानी जो भी ऑब्जेक्टिव तैयार करें वो बिल्कुल स्मार्ट वे में तैयार करें। नेक्स्ट स्टेप है चूजिंग द रिसर्च स्टडी डिज़ाइन। दोस्तों, रिसर्च क्योंकि साइंटिफिक आधार पर तैयार की जाती है तो उसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले तैयार करते हैं हाइपोथेसिस को। यानी स्टडी डिज़ाइन का सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना का निर्माण करना। दोस्तों, परिकल्पना का आशय रिसर्च करने से पहले तैयार की गई एक तरह की कल्पना होती है जिसे रिसर्चर तैयार करता है। यानी हाइपोथेसिस में रिसर्चर अपने टाइटल से रिलेटेड या विषय से संबंधित 2 या 3 परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। ये परिकल्पनाएं एक कल्पना मात्र की होती है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। रिसर्चर रिसर्च करने से पूर्व इन परिकल्पनाओं का निर्माण करता है और रिसर्च करने के बाद में उन परिकल्पनाओं को प्रूव करता है, यानी सिद्ध करता है। हो सकता है कि रिसर्च करने के बाद में आपके द्वारा बनाई गई या रिसर्चर के द्वारा बनाई गई परिकल्पनाएं सत्य हो या असत्य भी हो सकती है, लेकिन ये परिकल्पनाएं रिसर्चर को सिद्धांत के निर्माण करने में काफ़ी उपयोगी होती है। नेक्स्ट है रिसर्च डिज़ाइन।
रिसर्च करने के लिए रिसर्चर अपनी रिसर्च का एक डिज़ाइन तैयार करता है। वह डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, डायग्नोस्टिक या एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है। तो जिस भी तरह का रिसर्च डिज़ाइन रिसर्चर की रिसर्च का है, उसके अनुकूल वो रिसर्च डिज़ाइन में से किसी भी रिसर्च डिज़ाइन का चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्टडी, यानी स्टडी का एरिया क्या होगा, कौन से एरिया में रिसर्चर रिसर्च कर रहा है। रिसर्च का एरिया कौन सा है, स्टेट कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, कौन से गांव में आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका टोटल इंट्रोडक्शन जो है आपको एरिया ऑफ स्टडी में देना होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्स का आशय समग्र से है और समग्र का आशय है संपूर्ण से है। दोस्तों, यूनिवर्स को हम एक दो उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर रिसर्चर ओल्ड एज पर्सन की प्रॉब्लम्स पर स्टडी करना चाहता है, तो उसकी रिसर्च का यूनिवर्स ओल्ड एज पर्सन जो पर्टिकुलर एरिया में है, यानी पर्टिकुलर शहर के अंदर आप ओल्ड एज पर्सन की स्टडी कर रहे हैं, तो उस पूरे ही शहर के अंदर कितने ओल्ड एज पर्सन हैं, उनका नंबर कितना है। तो 1000 या 2000 या 3000 जितने भी ओल्ड एज पर्सन है, वो आपकी रिसर्च का यूनिवर्स होगा। या आप किसी एरिया के अंदर भिक्षावृत्ति पर स्टडी कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एरिया में जो भिक्षावृत्ति है वो कैसे हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पर आपकी रिसर्च के अंदर यूनिवर्स होगा। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने लोग भिक्षावृत्ति से प्रभावित हैं, उनका जो नंबर है, जो टोटल है, वो आपकी रिसर्च का यूनिवर्स होगा। नेक्स्ट है सैम्पल साइज एंड टेक्निक्स। सैम्पल साइज एंड टेक्निक का आशय रिसर्च के अंदर वो सेलेक्टेड रेस्पोंडेंट हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे। यानी सैम्पलिंग के अंदर हम उन सभी लोगों में से कुछ लोगों का चयन करेंगे। यानी यूनिवर्स के अंदर जब आपके पास में डेटा 2 या 3000 के समथिंग आता है, तो इतने लोगों के ऊपर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए रिसर्च में सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है। यानी सैम्पलिंग के माध्यम से हम कुछ लोगों का सिलेक्शन करते हैं जिनके साथ में रिसर्चर रिसर्च करता है या उनके साथ में डेटा कलेक्ट करता है। तो उन कुछ लोगों को सेलेक्ट करने के लिए या सैम्पल साइज को डिसाइड करने के लिए रिसर्चर को सैम्पल टेक्निक का यूज़ करना होता है। तो रिसर्च करने के लिए दो तरह की सैम्पल टेक्निक्स हो सकती है। पहली है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आती है। वहीं दूसरी ओर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये दोनों ही तरह की सैम्पल टेक्निक में से रिसर्चर अपने रिसर्च के अकॉर्डिंगली किसी भी रिसर्च टेक्निक का यूज़ करते हुए सैम्पल साइज़ को डिसाइड कर सकता है। जो भी सैम्पल साइज़ रिसर्च के लिए डिसाइड की जाएगी, उसी सैम्पल साइज़ के माध्यम से रिसर्चर डेटा कलेक्ट करेगा। यानी 2000 में से आपने 100 लोगों का सैम्पलिंग किया है, तो ये आपका सैम्पल साइज़ होगा और इन्हीं रेस्पोंडेंट से रिसर्चर डेटा कलेक्ट करेगा। तो यहाँ स्टडी डिज़ाइन के अंदर रिसर्चर को सैम्पल साइज़ लिखना होगा और सैम्पल टेक्निक का नाम लिखना होगा जिसका यूज़ रिसर्चर अपने रिसर्च में कर रहा है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सैम्पल साइज़ को डिसाइड करने के बाद में रिसर्चर डेटा कलेक्शन के लिए कुछ मेथड्स का यूज़ करता है। तो दोस्तों, जो भी सैम्पल साइज़ आपने अपनी रिसर्च के लिए सेलेक्ट किया है, उन सारे ही रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्शन किया जाएगा। डेटा कलेक्शन के लिए रिसर्चर दो तरह के मेथड्स का यूज़ कर सकता है। पहला है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में रिसर्चर यूज़ कर सकता है ऑब्जर्वेशन का, इंटरव्यू शेड्यूल का या क्वेश्चनेयर के माध्यम से डेटा कलेक्ट कर सकता है। वहीं सेकेंडरी सोर्सेज में रिसर्चर कुछ डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन का यूज़ कर सकता है, अर्लियर कोई रिसर्च हुई है तो उसका यूज़ कर सकता है, अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए यूज़ कर सकता है, कुछ सेंसस है तो सेंसस के डेटा का यूज़ किया जा सकता है, कुछ पर्सनल रिकॉर्ड्स, क्लाइंट हिस्ट्री या सर्विस रिकॉर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो उसका यूज़ करते हुए भी पूरी रिसर्च को तैयार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च को करने के लिए प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों ही सोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। तो प्राइमरी सोर्सेज में भी रिसर्चर किसी भी टूल का यूज़ कर सकता है रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेस एंड एनालाइज द कलेक्टेड रिसर्च डेटा। यानी डेटा कलेक्शन करने के बाद में रिसर्चर अपने द्वारा लाए गए डेटा का एडिटिंग करता है, कोडिंग करता है, क्लासिफिकेशन करता है और टेबुलेशन तैयार करने के बाद में उन डेटा का इंटरप्रिटेशन तैयार करता है। इस स्टेप के बाद में अंतिम स्टेप आती है या लास्ट स्टेप आती है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। यानी रिसर्चर इन सारे ही स्टेप से गुजरने के बाद में अपनी रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करता है।
दोस्तों रिसर्च रिपोर्ट ही एक बेस है जो रिसर्चर को हेल्प करती है अपने द्वारा किए गए कार्यों को प्रेजेंट करने के लिए। तो रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है रिसर्च के अंदर। उसके लिए रिसर्चर का लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम से वो रिपोर्ट को तैयार कर रहा है तो किसी भी एक भाषा पर उसका कमांड अच्छा होना चाहिए। रिसर्चर तभी अच्छी रिपोर्ट तैयार कर पाएगा जब उसका भाषा पर कमांड अच्छा होगा। साथ ही रिसर्च रिपोर्ट के लिए रिसर्चर के अंदर राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो एक बेहतरीन रिसर्च रिपोर्ट को तैयार कर सकता है। देन सबसे लास्ट पॉइंट है रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंसेस रिसर्च के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं और रेफरेंस लिखना रिसर्चर के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं रेफरेंसेस के माध्यम से ये पता चलता है कि रिसर्चर ने रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कितनी सारी किताबों को, कितनी सारी जर्नल्स को, कितनी सारी रिसर्च स्टडी को स्टडी किया है। तो रेफरेंस लिस्ट जो है रिसर्चर को रिपोर्ट तैयार करने के बाद या सिनॉप्सिस को तैयार करने के बाद में डालना होता है। रेफरेंस लिस्ट के लिए रिसर्चर कुछ किताबों का यूज़ कर सकता है। किताबों का रेफरेंस लिखने का एक स्टाइल होता है। यहाँ पर मैंने 2 रेफरेंसेस दिए हैं। इस पैटर्न के माध्यम से अगर कोई रिसर्चर सिनॉप्सिस तैयार कर रहा है तो वो किसी भी किताब का रेफरेंस लिखने के लिए इस पैटर्न को फॉलो कर सकता है। सबसे पहले मैंने लिखा है ऑथर का नाम, नेम ऑफ ऑथर, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन नेम ऑफ बुक, देन नेम ऑफ पब्लिकेशन, देन लास्ट में पेज नंबर। जिस भी पेज नंबर से आपने सिनॉप्सिस के अंदर रिव्यूज़ लिखे हैं या कुछ इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपने कुछ मटेरियल लिया है तो आप लास्ट में पेज नंबर भी ज़रूर अंकित करें। या अगर आप गूगल से या नेट से या इंटरनेट से भी कोई मटेरियल लेते हैं तो उसके लिए आप वेबसाइट का भी पूरा एड्रेस यहाँ पर नोट करें। तो दोस्तों ये था पूरा ही प्रोसेस रिसर्च राइटिंग का। अगर आप आगे भी इस तरह के अपडेट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।